हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के जो फिज़िक्स है उसमें दर्पण और लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना व उनके न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। उससे पहले हमें 2-3 बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे पहली तो कि जो दर्पण है दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब ये होता है कि यदि परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो वो हो जाता है हमारे पास उत्तल दर्पण। दूसरा देख लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वो होता है जिसमें जो परावर्तन है वो भीतरी तल से या फिर दबे हुए तल से हो, उसे कहते हैं हमारा अवतल दर्पण। दर्पण को थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने ये हमारा अवतल दर्पण लिया हुआ है। देखिए ये जो रेखा है जो इस दर्पण को बिल्कुल मध्य से भेदती हुई जाएगी, ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष इस दर्पण, इस मिरर M1 M2 को जिस भी बिंदु पर काटती है उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा ध्रुव कहलाता है। यदि मैं इस गोले को कंप्लीट करूं, जो दर्पण जिस गोले से बना होगा इसका केंद्र कहीं यहाँ होगा, तो ये कहलाएगा हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, इसे हम C से, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे और वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक मध्य में हमारे पास F यानी कि मुख्य फोकस स्थित होगा। मुख्य फोकस स्थित होगा। अब ये देख लेते हैं, हमें जितनी भी दूरियां हैं वो ध्रुव से ही नापनी होंगी। वस्तु को हमेशा O डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा, फिलहाल मैं यहाँ दिखा देती हूँ, उसे हमेशा I डैश से प्रदर्शित करेंगे। ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी हमारा U कहलाएगी और ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी हमारे पास स्मॉल v कहलाएगी और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी हमारे पास त्रिज्या कहलाएगी। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R। ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है, इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए त्रिज्या, ये त्रिज्या कैसे आई? जब हम एक नॉर्मल वृत्त भी लेते हैं तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसकी त्रिज्या कहलाती है। अब चूंकि ये दर्पण है इसलिए ये कहला देगी हमारी वक्रता त्रिज्या। तो U हमारे पास क्या रहा? U रहा हमारे पास वस्तु की दूरी, V रहा प्रतिबिंब की दूरी, F रहा फोकस की दूरी और R रहा त्रिज्या या फिर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ये सब क्लियर है? तो ये हमारी सारी दूरियां हैं जिनको हमने ध्रुव P से नापा गया है और हमेशा ध्रुव P से ही हमें नापनी है। ये तो रही दूरियों की बातें। अब हमें अगर ये पता लगाना हो कि जो हमारी वस्तु है वो उसकी लंबाई क्या है, जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी लंबाई क्या है, उसे देख लेते हैं। जो हमारी वस्तु की लंबाई होगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा ही h1 से, और जो हमारा प्रतिबिंब आएगा, प्रतिबिंब मतलब जो भी इस वस्तु की परछाई होगी उसकी जो लंबाई होगी वो होगी हमारे पास h2। ये बात क्लियर है? अब देख लेते हैं हम प्रतिबिंब बनाने के हमारे पास 3 नियम होते हैं और उन 3 नियमों में से किन्हीं भी 2 नियमों का इस्तेमाल करके हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। नियम देख लेते हैं। हमने कहा कि नियम है हमारे पास 3। पहला नियम देख लेते हैं। वस्तु से आने वाला प्रकाश यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो टकराने के बाद या फिर परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगा। यह है हमारा नियम नंबर 1 कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद
मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब आ जाइए नियम नंबर 2। यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरी है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं ये दोनों नियम एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। अगर समांतर आई तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, और अगर फोकस से होकर आई तो समांतर गुजर जाएगी मुख्य अक्ष के। ये रहा हमारा दूसरा नियम। फिर आया हमारे पास तीसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। ये हो गया हमारा नियम नंबर 3। इन तीनों नियम में से आप कोई भी 2 नियम को इस्तेमाल करके प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ स्थितियां होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अवतल दर्पण से, और अवतल दर्पण पर जो वस्तु की स्थिति है वो कहीं अनंत पर रखी है, जो बहुत दूर कहीं अनंत पर रखी है। मान लीजिए वो अनंत हम यहाँ मान रहे हैं, वस्तु रखी है हमारी यहाँ, और मैंने कहा था जो हमारी वस्तु है उसको हम हमेशा O डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोकस पर आने वाली किरण टकराने के बाद जानी चाहिए मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारा नियम था। उसके बाद हमने एक नियम ये पढ़ा था कि जो वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी वो परावर्तन के पश्चात दोबारा उसी वक्रता केंद्र से होकर वापस लौट जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में यहाँ काटेंगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहीं हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया है। प्रतिबिंब को हमेशा आई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्रतिबिंब के बारे में 2-3 बातें हमें पता होनी चाहिए। देखिए ये हमारे वस्तु है, हमें दिख रहा है कि वस्तु बहुत बड़ी है और जो प्रतिबिंब है उसकी तुलना में छोटा है। तो हमें जो प्रतिबिंब मिला है, प्रतिबिंब है हमारे पास वस्तु से छोटा, और वस्तु इस प्रकार रखी सीधी, और प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। तो प्रतिबिंब हमें मिला है उल्टा। जब भी प्रतिबिंब हमें उल्टा मिलेगा वो हमेशा वास्तविक कहलाएगा, वो हमेशा वास्तविक कहलाएगा। और यदि हमें बाय चांस प्रतिबिंब सीधा मिल जाता तो वो हो जाएगा हमारे पास आभासी। वास्तविक और आभासी का मतलब समझिए। आभासी में वो होता है कि प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, लेकिन साइंटिफिकली हमने उसे अपने आप से बना दिया है, वो इमेजिनरी, सिर्फ हमारे विचार हैं इस प्रकार के। अगर हम इसको इस तरीके से करते तो हमें आभासी प्रतिबिंब मिल जाता। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो एक्चुअल प्रतिबिंब होते हैं हमारे पास, जो हमें क्लियरली दिखते हैं कि यहाँ ये बन रहे हैं। ठीक है, तो यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा। ये याद रखने वाली बात है। और जब भी आप कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्केल वगैरह से अच्छे से प्रॉपर बनाएंगे ताकि आपके मार्क्स कहीं भी ना कटें। उसके बाद हम देख लेते हैं स्थिति हमारी अब हमारी जो वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं स्थित है। तो मैं इसको यहाँ मान लेती हूँ। वस्तु को हमेशा O डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नियम लगाइए, यदि वस्तु का प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। हमने ये नियम पढ़ा था। दूसरा नियम ये देख लेते हैं कि अगर वक्रता केंद्र से ये होकर जाएगी तो टकराने के बाद दोबारा उसी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। तो हम ये देखते हैं हमारा जो प्रतिबिंब है जिसे हम कहेंगे आई डैश, ये कहीं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है, जो वस्तु से छोटा है और उल्टा है, और उल्टा है तो वास्तविक है। जो प्रतिबिंब मिला है वो मिला है छोटा, उल्टा, और जब भी उल्टा होगा मैंने आपको बताया ये होगा हमारे पास
वास्तविक। तो अगर वस्तु अनंत व केंद्र के बीच होगी तो प्रतिबिंब हमेशा ही केंद्र व फोकस के बीच होगा, केंद्र व फोकस के बीच होगा। ये बात ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो हमारी वस्तु पहले अनंत पर रखी थी, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई, अब हमने उसे स्थापित करा दिया है वक्रता केंद्र पर। वस्तु को दिखाएंगे O डैश से, नियम लगा दीजिए। यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, तो ये इसको कहीं यहाँ काटेगी। प्रतिबिंब को हम I और I डैश से देखते हैं, तो जब भी हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका आप प्रतिबिंब देखिए, वस्तु भी उतनी ही बड़ी है, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा है। उल्टा है मतलब वास्तविक है, और दोनों की लंबाइयाँ जो हैं समान हैं। तो इसकी वो देख लेते हैं। बना कहाँ पर है? केंद्र पर। प्रतिबिंब केंद्र पर ही हमें प्राप्त हो रहा है, वस्तु के समान लंबाई का है, उल्टा बना है, और जब भी उल्टा बनेगा, हम पढ़ रहे हैं कि जब भी उल्टा बनेगा तो ये हमेशा ही वास्तविक होगा। अब जो हमने वस्तु स्थापित की है वो पहले वक्रता केंद्र पर थी, अब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं हमने इसको स्थापित करा दिया है। ये रही वस्तु O डैश। नियम लगा दीजिए। यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, और यदि फोकस से होकर गुजरी है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो इसका जो ये प्रतिबिंब है वो कहीं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब को हम I और I डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं। वस्तु हमारी छोटी दिख रही है प्रतिबिंब की तुलना में, तो पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख दीजिए। ये है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। अब इसकी प्रकृति कैसी है? वस्तु से बड़ा है, उल्टा बना है, और उल्टा है तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फोकस। अब यदि हमने हमारी वस्तु पहले थी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, अब हमने हमारी वस्तु को स्थापित कर दिया है कहीं फोकस पे। वस्तु है O डैश। नियम लगा दीजिए। यदि मुख्य अक्ष समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और यदि वक्रता केंद्र से होकर गुजरी है तो पुनः लौटने के बाद वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब हम देख रहे हैं वो कहीं अनंत पर जाकर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो हो जाएगी हमारे पास कहीं अनंत पर जाकर बनेगा। और प्रकृति देख लीजिए, वस्तु हमारे पास इतनी सी है, प्रतिबिंब हम मुख्य अक्ष से नापेंगे और वो कहीं बहुत दूर जाकर बन रहा है, तो वस्तु से हो जाएगा बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, लेकिन बनेगा उल्टा ही, उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। ये बात क्लियर है। अब जो हमारी वस्तु है पहले फोकस पर रखी थी, अब फोकस और ध्रुव के बीच में हमने कहीं इसको यहाँ स्थापित करा दिया है। नियम यदि हम लगाएं, अगर ये समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के, तो टकराने के बाद कहाँ से जानी चाहिए? ये जानी चाहिए हमारे पास मुख्य अक्ष से, कुछ इस तरीके से। ये बात ठीक है।
दूसरा नियम देख लीजिए, यदि ये वक्रता केंद्र से जाए तो टकराने के बाद दोबारा वक्रता केंद्र से ही वापस होती चली जाएगी। अगर हम अब इसको ऐसे अगर आगे देखें तो ये कुछ इस तरीके की डायरेक्शन में होती हुई चली जाएगी, दूर होती हुई चली जाएगी, मतलब अनंत पर जाकर कहीं नहीं मिलेगी। जब कहीं मिलेगी नहीं तो हमारे पास कोई प्रतिबिंब भी नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको दर्पण से पीछे कहीं मिला दिया, दर्पण से पीछे कहीं मिला दिया, और जहाँ पर भी ये मिल जाएगी वहाँ हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब को हम प्रदर्शित करते हैं आई और आई डैश से। अब देखिए, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु सीधी रखी है तो प्रतिबिंब भी सीधा रखा है, और ये कहीं दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रकृति इसकी क्या होगी हमारे पास, ये सीधा होगा। जब भी प्रतिबिंब सीधा बनता है हमारे पास आभासी होगा, आभासी होगा, और वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ये बात क्लियर है। इस समय हमारी जो वस्तु है पहले थी फोकस पर स्थित, और इस बार हमने फोकस और ध्रुव P के बीच में स्थापित करा दी है। वो कुछ इस प्रकार से हो गई। नियम लगाइए, यदि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके अगर समांतर जाएगी तो ये टकराकर फोकस से वापस जानी चाहिए, कुछ इस प्रकार से। दूसरा नियम, यदि ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दोबारा लौटकर, यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात दोबारा वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं, इसके जो एंडिंग पॉइंट्स देखिए, ये अगर इनको और आगे बढ़ाया जाए तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, तो इनका जो स्थान है कुछ इस प्रकार से होता चला जाएगा। तो ये आगे जाके एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, लेकिन हमें प्रतिबिंब चाहिए, तो इसलिए हम इसको दर्पण के पीछे बढ़ा देते हैं, और जहाँ भी ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहीं हमारा प्रतिबिंब मिल जाएगा। अब चूंकि ये सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, इसकी स्थिति देख लीजिए, ये होगी दर्पण के पीछे कहीं भी हो सकती है, दर्पण के पीछे हो गई, वस्तु से बड़ी है, वस्तु से बड़ी है और सीधी है। सबसे मेन बात, सीधी होने पर ये हमेशा आभासी होगी, ये कोई हमारे पास आभासी होगी। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, हम अब पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से प्रदर्शित हो सकते हैं। देखिए, एक तो उत्तल दर्पण में स्थितियां आप कुछ भी रखिए, प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगी। इसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी वस्तु रखी है अनंत पर, वस्तु को हम ओ डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं। नियम लगा दीजिए, यदि समांतर जाएगी तो टकराने के बाद ये जानी चाहिए मुख्य फोकस से, ठीक है। और यदि इसको हम वक्रता केंद्र से देखें यदि इसको वक्रता केंद्र से देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं यहाँ काट रही हैं, और ये बना इनका प्रतिबिंब आई डैश। यहाँ से अभिलंब डालने के बाद ये अभिलंब मान लीजिए हमारा L। अब देखिए वस्तु हमारी ओ डैश, ये है प्रतिबिंब हमारा आई डैश। वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, और जो प्रतिबिंब है वो सीधा बना हुआ है, और जब भी प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है ये हमारा आभासी होता है, आभासी होता है। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है जो मैंने आपको दिखा दी है, और ये हमेशा आभासी रूप से ही बनेंगे, जो भी उत्तल दर्पण वाले, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो कार्य होता है वो प्रकाश को फैलाना होता है, और जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं, प्रतिबिंब हमें तभी प्राप्त होंगे जब प्रकाश किसी एक केंद्र पर जाकर या कहीं ना कहीं जाकर मिले। उत्तल दर्पण की
प्रकृति होती है कि ये प्रकाश को फैला सके। जैसे हम देख रहे हैं समांतर आई और फैल गई, इसी प्रकार से ये तो सही है, अपने रास्ते आई और अपने ही रास्ते पर वापस चली गई, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनेगा और सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन हमारे पास होगी। अब हम इनके कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं दर्पण से रिलेटेड। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो हमेशा ये होगा कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या या मान लीजिए हमारी जो फोकस दूरी है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर इसे ये कह दीजिए कि जो वक्रता त्रिज्या है वो दुगनी होती है फोकस दूरी की। दोनों में से किसी भी ये संबंध है इनके बीच का, इस्तेमाल ज़्यादातर हम ये करते हैं। इसका जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूला है वो होगा दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। f हमें पता था, f क्या थी हमारी फोकस दूरी, u हमने पढ़ा था, u थी हमारी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और v पढ़ा है हमने प्रतिबिंब की दूरी। ये बात ठीक है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है हमारा m बराबर माइनस के v/u। ये m का मतलब होता है यहाँ पे आवर्धन, आवर्धन। इसका इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जब हमारे प्रतिबिंब को ये कह दिया जाए कि अगर प्रतिबिंब 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, इसका इस्तेमाल हम समझेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू, ज़्यादा क्लियर अच्छा होगा। या फिर ये हो जाएगा h2 बटे h1। h2 हमें पता है, h2 मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी हमारे पास h2 और वस्तु की लंबाई हो जाएगी हमारे पास h1। इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। h2 और h1 ये लंबाइयाँ हैं और uv हमारी दूरियाँ होती हैं। uvf दूरियाँ हैं और h2 h1 लंबाइयाँ हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, वस्तु ये जो हमारी u है, u हमें सभी के लिए माइनस में लेनी है, बाकी चीज़ें उत्तल के लिए आप प्लस में लेंगे और अवतल के लिए हम माइनस में लेंगे। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनके बिहाफ पे हमें हमारे न्यूमेरिकल्स करने होंगे, इन सब का बहुत योगदान है उनमें। आप देख लीजिए एक बार। तो हम हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या प्रतिबिंब की दूरी बताइए, ये पूछ रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसने दिया क्या क्या हुआ है। 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि अवतल के लिए हमें सारी चीज़ें माइनस में लेनी होंगी। तो ये जो फोकस दूरी है ये भी माइनस में ली जाएगी। के सामने वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी, वस्तु की दूरी दी हुई है u, जो उत्तल हो या अवतल हो सभी के लिए माइनस में लिखी जाएगी। ये हो गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है हमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी होती है हमारे पास v। फॉर्मूला है हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू हमें निकालना क्या है v, तो यहाँ से इस v को अकेला कर लीजिए, इस u को उठाकर इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/v बराबर 1/f। ये जो प्लस में था इधर आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस के 1/u। वैल्यूज पुट कीजिए। f का मान माइनस के 16, 1/- माइनस के 16 माइनस 1/u का मान है हमारे पास माइनस के 8, माइनस के 8। बस यहाँ पर ही ध्यान रखना है, यहाँ गलती नहीं करनी है हमें। नेक्स्ट आ जाइए, ये हो गया माइनस का 16, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/8। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 16। 16 के टेबल में 16 आता है एक बार, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 प्लस 8 के टेबल में 16 आता है 2 बार, 8 दूनी 16। तो ये हो गया हमारे पास -1 + 2 1/16। ये हो गया हमारे पास v का मान
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v बराबर यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ v आ जाएगा, v बराबर 16 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा मान। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अब ये बात कर रहा है उत्तल दर्पण की, और उत्तल दर्पण के लिए सभी चीज़ें प्लस में होती हैं सिवाय वस्तु के। फोकस दूरी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण है तो प्लस में ही रखेंगे, के सामने वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु हमें हमेशा ही माइनस की लेनी है, ये भी हमसे v पूछ रहा है। फॉर्मूला देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें निकालना है v को अकेला कर लीजिए, u इधर आ जाएगा, तो 1/v बराबर 1/f, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 1/u। वैल्यूज पुट कीजिए, f का मान है 25, u का मान है माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 25 ऐसा ही है, माइनस माइनस प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 25 25 के टेबल में 25 एक बार आएगा और 5 पूरे 25 हो गया हमारे पास, 5 और 1 6/25, ये है हमारे पास 1/v का मान। लेकिन हमें चाहिए v का मान, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 6v बराबर 25 और v का मान हो जाएगा 25/6 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दर्पण कौन सा दिया हुआ है। दर्पण है हमारे पास अवतल, और अवतल दर्पण में सारी चीज़ें हम लेते हैं माइनस में, ठीक है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है जिसे हम लेंगे माइनस के 12 सेंटीमीटर। फिर कहा है कि सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, देखिए ये दूरी नहीं लंबाई दी गई है, लंबाई दी गई है, तो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो ये हो गया हमारे पास H1 बराबर 4 सेंटीमीटर की वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब की लंबाई हमने पढ़ी थी H2, ये हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। H1 और H2 से रिलेटेड हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है आवर्धन का सूत्र, जिसको हमने पढ़ा है माइनस का v/u या फिर H2/H1। v/u हमें दिया नहीं हुआ है, ना हमें m दिया हुआ है, H2/H1 दिया है, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला उठा लीजिए, माइनस का v/u बराबर H2/H1। अब एक चीज़ देखिए, अवतल दर्पण के लिए सारी चीज़ माइनस में होनी चाहिए। ये वाला फॉर्मूला अपने आप में ही माइनस v/u होता है और हमें यहाँ पे माइनस लगाना ही है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। ये माइनस क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास अवतल दर्पण है, बराबर H2/H1। H2 और H1 का मान रख दीजिए, v/u बराबर H2 का मान है हमारे पास 1 और H1 का मान है हमारे पास 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर आ गया हमारे पास 4v। अब हमारा मेन जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। f का मान हमें दिया है, रख दीजिए 1/-12 बराबर v का मान रख दीजिए 1/v प्लस u की जगह रखना होगा हमें 4v, क्योंकि हमने इसका मान निकाल लिया है 4v -12 बराबर एलसीएम आएगा 4v, v और 4v में से 4 एलसीएम हो जाएगा और इसमें से 1 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 1/-12 इक्वल टू 4 और 1 5/4v। 4 से काटिए इसको, 4 तिया 12, तो हमारे पास बचा 1/-3 5/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें v का मान प्राप्त हो जाएगा
माइनस के 5 दिया माइनस के 15 सेंटीमीटर, जबकि हमसे पूछा है कि वस्तु को कितनी दूर रखा जाए। u का मान को हमसे पूछ रहा है। u किसके बराबर है? u है 4v के बराबर, तो u बराबर 4v, u बराबर 4 गुना v का मान हमने निकाल लिया 15 माइनस के 15 चौका 60, तो u बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब दो प्रकार से बनाया गया है, एक आभासी तरीके से और एक वास्तविक तरीके से बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये देखने में एक न्यूमेरिकल है, लेकिन ये अपने आप में 2 न्यूमेरिकल है। एक आपको आभासी के लिए निकालना होगा और एक आपको वास्तविक के लिए निकालना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं दर्पण कौन सा है। दर्पण है हमारे पास अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के लिए सारी चीज़ें हमें माइनस में लेनी होती हैं। अब देख लीजिए ये है 2 गुना बड़ा। मैंने आपको आवर्धन का जब सूत्र कराया था तो ये बताया था कि जो ये 2 गुना 3 गुना 5 गुना होता है, ये हो गया हमारे पास आवर्धन, m बराबर 2, ये हो गया हमारे पास। अब हम देख लेते हैं, पहली स्थिति ले लेते हैं वास्तविक स्थिति के लिए ले लेते हैं। वास्तविकता में जो अवतल दर्पण के लिए सभी चीज़ें होती हैं वो कैसी होती है? वो माइनस में होती हैं। तो ये जो 2 होगा ये प्लस 2 ना होकर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2, और दिया हुआ है हमें 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, तो u दिया हुआ है माइनस के 25 सेंटीमीटर। सूत्र देख लीजिए, m का सूत्र क्या था? m बराबर माइनस के v अपॉन u। m का मान माइनस के 2, v का मान हमें नहीं पता है, u का मान 25 है, माइनस के 25 माइनस के 25, ये हो जाएगा हमारे पास v बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर, इससे गुणा करने के बाद। अब आ जाइए हमारा जो मेन फॉर्मूला है। अब हमारे पास u भी है v भी है, तो हमें निकालना क्या है? हमसे वो पूछ रहा है फोकस दूरी बताइए। f आराम से निकाल लेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। निकालना है f, v का मान है माइनस के 50 u का मान है माइनस के 25 प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस का 1/50 माइनस के 1/25। जब भी दोनों में माइनस हो तो कॉमन लेके थोड़ा सा आसान हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होती। माइनस कॉमन ले लिया, ये बच गया 1/50 प्लस 1/25। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 50, बाहर हमारे पास माइनस ऑलरेडी है, 50 के टेबल में 50 एक बार चलेगा, और 25 दूनी 50 हो गया, तो 1/f का मान हमारे पास हो गया माइनस के 3/50। हमें 1/f का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए f का मान, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसको उलट के लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका माइनस के 3f बराबर 50, इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर, तो f का मान आ गया आपके पास माइनस के 50/3 सेंटीमीटर। ये हुई हमारी वास्तविक वाली स्थिति। अब देख लेते हैं हमारी आभासी स्थिति के लिए। m दिया हुआ है हमारे पास 2, क्योंकि हमें बताया हुआ है 2 गुना बड़ा है। अवतल दर्पण के लिए अगर वास्तविकता देखी जाए तो ये माइनस का होगा, लेकिन हम निकाल रहे हैं आभासी के लिए, तो अब ये जो 2 है ये -2 ना हो गया, +2 हो जाएगा, और u का मान है हमारे पास माइनस का 25 सेंटीमीटर। u के मान पे कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमेशा माइनस का ही रहना है। हमें फोकस निकालने के लिए पूछ रहा है, ये फोकस निकालने से पहले हमें v चाहिएगा। m का फॉर्मूला लगा लीजिए, माइनस के v अपॉन u। m का मान है इस बार हमारे पास +2, v का मान हमें नहीं पता, u का मान हमें पता है माइनस के 25, माइनस से माइनस खत्म, 25 दूनी 50, v का मान प्लस के 50 सेंटीमीटर। अपना मेन फॉर्मूला ले लेंगे अब हम, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। v का मान क्या निकाला है हमने? प्लस का 50, u का मान हमारे पास है माइनस का 25 प्लस माइनस माइनस
ये हो गया हमारे पास 25, इसका एलसीएम लोगे तो वो हो जाएगा 50, 50 की टेबल में 50 एक बार चलेगा और 25 दूनी होते हैं 50, यहाँ माइनस का साइन है ही ऑलरेडी, -2 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास -1/50, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, f का मान हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस चैप्टर में किसी और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है या कोई प्रतिबिंब बनाने में कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।